चैप्टर में हम होमोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और होमोजीनियस सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि होमोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन किसको कहते हैं, दो या दो से अधिक अलग अलग सबस्टेंसेस का ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें सबस्टेंसेस सेम फेज में पाए जाते हैं, उनमें मिक्सिंग के बाद डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते हैं और साथ ही साथ मिक्सिंग के बाद उनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, ऐसे सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग होमोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अब लेक्चर नंबर 1 के आगे लेक्चर नंबर 2 में हम लोग शुरू कर रहे हैं। आप देखोगे कि सॉल्यूशन में आप देखोगे दो कंपोनेंट होते हैं बेटा, एक कंपोनेंट सॉल्वेंट है और दूसरा कंपोनेंट सॉल्यूट है। तो सॉल्वेंट कंपोनेंट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो हमेशा ज़्यादा अमाउंट में, अधिक अमाउंट में बाय मास या वेट पाया जाता है, और किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कंपोनेंट हमेशा एक ही होगा, वन होगा, सिंगल कंपोनेंट होगा, एक से अधिक कभी नहीं हो सकता है। और ये सॉलिड, लिक्विड, गैसेज तीनों में से किसी भी फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ सॉल्यूट की बात करता हूँ, तो सॉल्यूट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट है जो सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली स्मॉलर अमाउंट बाय मास या वेट पाया जाएगा, जो कम अमाउंट में पाया जाएगा, उसको सॉल्यूट कहते हैं। अगर सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट के नंबर किसी भी सॉल्यूशन में एक या एक से अधिक इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, अनकाउंटेबल नंबर तक हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है, नेचुरल कंडीशन पर डिपेंड करेगा, हमारे ऊपर भी डिपेंड करेगा कि हम एक तरीके का सॉल्यूट लेना चाहते हैं या एक से अधिक तरीके का सॉल्यूट लेना चाहते हैं। फिर जैसे सॉल्वेंट, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, वैसे सॉल्यूट भी एग्जिस्ट कर सकता है बेटा, ठीक है ना। तो ये बातें समझ में आ गई। मैंने लिखा है कि सॉल्वेंट किसको कहते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में वो कंपोनेंट जो लार्जर अमाउंट बाय मास या वेट पाया जाएगा उसको सॉल्वेंट कहते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है, सिंगल कंपोनेंट होता है, ठीक है ना। और ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में से किसी भी फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। इसी तरीके से मैंने सॉल्यूट आपको बताया कि सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट है जो कंपैरेटिवली स्मॉलर अमाउंट बाय मास या वेट पाया जाएगा। किससे कंपेयर कर रहे हैं बेटा, सॉल्वेंट के कंपेयर में कंपेयर कर रहे हैं। अब ये देखो, अगर इनके नंबर की बात करते हैं तो इनका नंबर एक या एक से अधिक हो सकता है, इनफाइनाइट तक हो सकता है, ठीक है ना। और ये भी सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों में से किसी भी फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें, अगला पॉइंट मैंने लिखा है कि कोई भी अगर सॉल्यूशन है, होमोजीनियस सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन है, तो उसके कंपोनेंट को, कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, सॉल्वेंट और सॉल्यूट कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूं, उसको नॉर्मल फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल फिजिकल मेथड का मतलब क्या हुआ, जैसे हाथ से बीनकर, इंग्लिश में कहते हैं हैंड पिकिंग, छानकर मतलब फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, जैसे राइबोसोम के कंपोनेंट को अलग करते हैं, उस तरीके के मेथड से अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे ब्लड के कंपोनेंट को अलग करते हैं सेडिमेंटेशन से, ऐसे इसको अलग नहीं कर सकते हैं। अगर एक बार ट्रू सॉल्यूशन मिक्सचर बन गया है तब, ये बात आप समझना। जैसे अगर मान लो बेटा कि वाटर में शुगर या सॉल्ट मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो गया है, तो क्या उसको हम लोग हाथ से बीनकर अलग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। या अगर मैं चाहूँ कि उसके तो बहुत पतले फिल्टर पेपर से छान दूँ, है ना, या मैं एक मोटा कपड़ा लूँ, उसका जो तक 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर बना दूँ और शुगर सॉल्यूशन को उससे पास करूँ तो शुगर अलग हो जाए, वाटर अलग हो जाए, ऐसा होता है क्या, ऐसा भी नहीं हो पाएगा, मतलब फिल्ट्रेशन से नहीं कर सकते हैं। आ रहा है समझ में। तो इनको कैसे अलग कर सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन के कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग करने के लिए कुछ स्पेशल मेथड का यूज करना पड़ेगा। अब ये स्पेशल मेथड क्या होता है, जैसे क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, इन सब मेथड का यूज हम लोग कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन किसको कहते हैं, जैसे बेटा अगर मान लीजिए कि वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व है या वाटर में शुगर मॉलिक्यूल डिसॉल्व है, अगर इसको मैं जो हाई टेम्परेचर पर रख दूं या धूप ज़्यादा है, कड़ी धूप है, उसमें रख दें तो वाटर धीरे धीरे जो तो वेपरेट होकर बाहर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि वाटर वोलेटाइल कंपोनेंट है। लेकिन शुगर और सॉल्ट कैसा है बेटा, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है, वो क्रिस्टल के फॉर्म में अलग हो जाएगा। ये प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है, ठीक है ना। जैसे समुद्र के पानी में सॉल्ट होता है ना, तो समुद्र के पानी में जो सॉल्ट होता है वो सॉल्ट को वाटर से इसी मेथड से अलग करते हैं। जैसे मुंबई में भयंदर की खाड़ी है, वहाँ पे आप देखोगे समुद्र के किनारे किनारे सॉल्ट की जो है
बहुत ज़्यादा डेंस मास दिखाई देगा। तो जो सी वाटर है उससे साल्ट को इसी प्रोसेस से अलग करते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। फिर आप देखो बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये क्या हुआ, जैसे अगर दो सब्सटेंस हैं, उनका होमोजीनियस मिक्सचर बन गया है लेकिन उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो ऐसी कंडीशन में उनको धीरे धीरे गर्म करें तो जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले इवेपोरेट हो जाएगा और जिसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा वो बचा रहेगा। तो इस मेथड से अलग करते हैं, ये कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जैसे मैं इसका एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे वाटर में एथिल अल्कोहल मिला देते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एथिल अल्कोहल का 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर इस मिक्सचर से दोनों को अलग करना है तो मैं इस मिक्सचर को धीरे धीरे गर्म करूंगा। जैसे 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, एथेनॉल वेपर फॉर्म में अलग हो जाएगा और केवल वाटर बचा रहेगा। ये प्रोसेस कहलाता है बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। स्टीम डिस्टिलेशन क्या हुआ, जैसे ऑर्थोफिनॉल है और पैराफिनॉल, ये दोनों का देखेंगे तो मोलर मास सेम होता है, दोनों सेम सब्सटेंस है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन दोनों की बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू अलग अलग है। तो इनका मिक्सचर भी ट्रू सॉल्यूशन बनाता है, होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाता है। तो इसको स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। तो ये क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और स्टीम डिस्टिलेशन ये कुछ स्पेशल मेथड हैं जिनसे ट्रू सॉल्यूशन के कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ बेटा, द कंपोनेंट ऑफ होमोजीनियस यानी कि ट्रू सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड्स। ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड का मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे हैंड पिकिंग हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, इस मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। तो इनको अलग करने के लिए कुछ स्पेशल मेथड का यूज करना पड़ेगा। अब ये स्पेशल मेथड क्या हुआ, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया बेटा, स्टीम डिस्टिलेशन हो गया, इन मेथड से अलग करते हैं। और ये मेथड में क्या प्रोसेस होती है ये मैंने अभी अभी आपको समझाया है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है ना। फिर अगला पॉइंट देखिए बेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कंपोनेंट हमेशा एक ही होता है बेटा, ऑलवेज वन होता है, एक से अधिक कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन सॉल्यूट के नंबर एक या एक से अधिक इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। ये नेचुरल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, साथ ही साथ इसको हम लोग अपने से भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना, बात आई समझ में। जैसे बेटा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, पानी है ज़्यादा अमाउंट में तो पानी सॉल्वेंट हुआ। अगर उसमें कुछ अमाउंट में मैं चीनी मिला देता हूँ, शुगर मॉलिक्यूल डिजॉल्व कर देता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हो गया, एक चीनी और एक सॉल्वेंट। एक ही तरीके का सॉल्यूट है चीनी, तो टोटल दो कंपोनेंट हो गए सॉल्यूशन में। सॉल्वेंट हमेशा एक है और एक ही तरीके का सॉल्यूट है, जैसे मैंने चीनी लिया है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। और ये बात ध्यान रखने की जरूरत है बेटा कि बोर्ड एग्जाम में, नीट में, जेईई एग्जाम में, इन एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये बाइनरी सॉल्यूशन के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं हमेशा। कोई भी सॉल्यूशन दिया रहेगा केवल दो ही कंपोनेंट होगा, एक सॉल्वेंट होगा और कोई एक तरीके का सॉल्यूट उसमें घुला होगा, ये बात आप ध्यान रखना। फिर अगर बेटा जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, पानी में चीनी घुला हुआ था, अब उसमें मैं थोड़े से अमाउंट में नमक भी डिजॉल्व कर देता हूँ, सॉल्ट भी डिजॉल्व कर देता हूँ, तो पानी एक कंपोनेंट हो गया। अब दो तरीके के सॉल्यूट हो गया, एक सॉल्यूट चीनी हो गया और एक सॉल्यूट नमक हो गया बेटा। तो टोटल सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट हो गए बेटा, तीन हो गए। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, टर्नरी सॉल्यूशन कहेंगे। मैंने लिखा है सॉल्वेंट ये हमेशा एक सिंगल कंपोनेंट होता है और दो अलग अलग तरीके का सॉल्यूट है, तो ऐसे सॉल्यूशन को टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। इसी तरीके से अगर मैं सॉल्यूट के नंबर एक और बढ़ा दूं, अब चीनी और नमक के साथ मैं नींबू का रस मतलब सिट्रिक एसिड डिजॉल्व कर देता हूं, है ना, तो आप देखोगे तीन तरीके का सॉल्यूट हो गया और एक सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूशन में टोटल कितने कंपोनेंट हो गए बेटा, चार कंपोनेंट हो गए कि नहीं। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये तो जानने वाली बात है। अगर इसी तरीके से पांच हो गए कंपोनेंट तो पेंटेनरी, छह हो गए तो हेक्सेनरी, सात हो गए तो हेप्टेनरी। तो इतना ज़्यादा हम लोगों को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर चलें, बोर्ड में, नीट के एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में, तो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस किस पर आते हैं बेटा, बोलो, बाइनरी सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, भूलना नहीं बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा मैं आपको पढ़ाऊँगा टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तीन तरीके के होते हैं,
कौन से? लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, और इन तीनों के भी तीन सब टाइप होते हैं। मतलब टोटल 9 तरीके के सॉल्यूशन मैं बताऊंगा आपको, है ना? आया समझ में? क्या मैंने क्या बोला आपको कि मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बेसिकली 3 तरीके का होता है, और ये सॉल्यूशन के टाइप मैं किसके बेस पे बता रहा हूं बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो 3 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। कौन से? लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन के 3 टाइप, गैसियस सॉल्यूशन के भी 3 टाइप, सॉलिड सॉल्यूशन के भी 3 टाइप। तो टोटल कितने हो गए बेटा? 9 सब टाइप हो गए। तो मैं ये 9 सब टाइप्स आपको बताऊंगा, और मैं इनके एक एक एग्जाम्पल भी मेंशन करूंगा। अब एक टेबल मैं बनाने जा रहा हूं, और इस टेबल के बेस पर आप ये चीज़ याद रखोगे। ये आपके जो था सोशल लाइफ में, ठीक है ना, ये सोशल एग्जाम्पल बहुत ही सारे इसमें आपको दिखाई देंगे। याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या बोर्ड एग्जामिनेशन में इसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है? तो मैं टेबल बनाने जा रहा हूं। हर्षित सर पॉज कर दीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन के तीनों टाइप हैं, ये बेटा सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो ऐसे सॉल्यूशन को लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो ऐसे सॉल्यूशन को सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। अगर सॉल्वेंट कंपोनेंट गैस है तो ऐसे सॉल्यूशन को गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे। अब लिक्विड में लिक्विड डिजॉल्व होगा, लिक्विड में गैस डिजॉल्व होगा, लिक्विड में सॉलिड। तो ये 3 सब टाइप हुए। इसी तरीके से गैस में गैस, गैस में लिक्विड और गैस में सॉलिड 3 और हो गए। फिर सॉलिड में सॉलिड, सॉलिड में लिक्विड और सॉलिड में गैस 3 और हो गए। तो टोटल 9 सब टाइप्स हो गए। तो मैं अब आपको एक टेबल, आप जैसा देख रहे हो कि दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, मैंने लिखा है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो सॉल्यूशन के टाइप हैं, ये किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा? ये डिपेंड कर रहा है फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड कर रहा है बेटा। याद रखना, सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पर डिपेंड कर रहा है। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो ऐसे सॉल्यूशन को लिक्विड सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट कंपोनेंट गैस है तो ऐसे सॉल्यूशन को गैसियस सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट कंपोनेंट सॉलिड है तो ऐसे सॉल्यूशन को सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। अब आप देखोगे लिक्विड में लिक्विड डिजॉल्व होगा, लिक्विड में सॉलिड डिजॉल्व होगा, लिक्विड में गैस डिजॉल्व हो गया। तो 3 सब टाइप हो गए ना इसके। अब ऐसे ही गैसियस सॉल्यूशन के देखें तो गैस में गैस डिजॉल्व होगा, गैस में सॉलिड डिजॉल्व होगा, गैस में लिक्विड डिजॉल्व होगा। तो 3 सब टाइप और हो गए बेटा। कितने हो गए? 6। अब अगर हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉलिड सॉलिड में डिजॉल्व होगा, लिक्विड सॉलिड में डिजॉल्व होगा, गैस सॉलिड में। तो 3 सब टाइप और हो गए। तो टोटल आप देखो बेटा 3 3 6 3 9, यानी कि 9 सब टाइप्स होते हैं सॉल्यूशन के, ठीक है ना? अब हम जरा इसके एग्जांपल देख लें। जैसे मैं कह रहा हूँ लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड डिजॉल्व इन द लिक्विड, इसका एग्जांपल हुआ एथेनॉल इन वाटर। जब मैं कहता हूँ कि एथेनॉल इन वाटर, तो एथेनॉल सॉल्यूट हो गया, वाटर सॉल्वेंट हो गया। लेकिन इसी बात को ऐसे कर दें कि वाटर इन एथेनॉल, तो वाटर अब क्या हो गया बेटा? सॉल्यूट। और एथेनॉल क्या हो गया बेटा? सॉल्वेंट हो गया। इसी तरीके से सॉलिड इन लिक्विड, इसका एग्जांपल क्या है? शुगर डिजॉल्व इन वाटर, या कोई सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। तो शुगर या सॉल्ट क्या होता है? सॉलिड। वाटर क्या होता है? लिक्विड है। इसी तरीके से गैस डिजॉल्व इन द लिक्विड। आप जानते हो कि वाटर में डिफरेंट टाइप की गैसेज कुछ अमाउंट में डिजॉल्व होती है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, CO2, कोई भी गैस तो डिजॉल्व होती है कुछ अमाउंट में। तो ये देखो मैंने एग्जांपल एक लिखा है कि ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर। आया समझ में? फिर इसी तरीके से मैं गैसेज सॉल्यूशन में आता हूँ बेटा। तो गैस डिजॉल्व इन गैस, इसका एग्जांपल क्या हुआ? आप जानते हो कि एटमॉस्फेयर एयर में डिफरेंट गैसेस कंपोनेंट पाए जाते हैं, है ना? सबसे ज़्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या हो गया? सॉल्वेंट। बाकी के गैसेज इसके कंपेयर में कम अमाउंट में पाई जाती है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी सॉलिड कहलाएंगे। तो मैं बाइनरी सॉल्यूशन का एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं बोल रहा हूं कि ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन, एयर की बात कर रहा हूं बेटा। नाइट्रोजन यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में है तो नाइट्रोजन क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। और ऑक्सीजन क्या कहलाएगा बेटा? सॉल्यूट। एटमॉस्फेयर के एयर की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से
सॉलिड डिजॉल्व इन द गैस, इसका एग्जांपल क्या है? कोई भी सब्लिमेंट सब्सटेंस है। सब्लिमेंट सब्सटेंस किसको कहते हैं? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो डायरेक्टली सॉलिड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे सब्सटेंस को सब्लिमेंट कहते हैं और इस फिजिकल प्रोसेस को सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। जैसे सब्लिमेंट सब्सटेंस कौन सा है? आयोडीन, सोडियम, कैम्फर, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, ये सारे सब्लिमेंट सब्सटेंस हैं। तो अगर मैं बोलूँ आयोडीन वेपर इन एयर, एयर ज़्यादा अमाउंट में है तो एयर सॉल्वेंट हो गया, और आयोडीन वेपर, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में है बेटा, ये कम अमाउंट में है, ये सॉल्यूट कहलाएगा। फिर मैं बोलता हूँ कि लिक्विड इन गैस, इसका क्या एग्जाम्पल है? आप जानते हो कि हमेशा एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है, चाहे कोई भी मौसम हो। गर्मी के दिनों में ह्यूमिडिटी कम होती है और बरसात के दिन में, रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी मैक्सिमम पाया जाता है बेटा। तो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी मॉइस्चर पाया जाता है ना, तो ह्यूमिडिटी मॉइस्चर कम अमाउंट में है, एयर कंपोनेंट ज़्यादा अमाउंट में है, तो ये क्या हुआ? ह्यूमिडिटी इन एयर या मॉइस्चर इन एयर, इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर आगे हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड डिजॉल्व इन द सॉलिड, इसका क्या एग्जाम्पल हुआ? जैसे कॉपर इन गोल्ड, गोल्ड के ऑर्नामेंट में कुछ अमाउंट में कॉपर मिला होता है। कॉपर गोल्ड को क्या प्रोवाइड करता है बेटा? हार्डनेस प्रोवाइड करता है। गोल्ड सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट, तो उसको हार्ड बनाने के लिए उसमें कुछ अमाउंट में कॉपर मिलाते हैं। अब देखो कोई गोल्ड का ऑर्नामेंट है तो उसमें कॉपर होता है, क्या है बेटा? दिखाई पड़ता है क्या हमको? नहीं, दोनों सेम फील्ड में पाए जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कॉपर दिखाई पड़ा है पकड़ के नोच दिया ऐसा तो नहीं होता है। आए समझ में? और कॉपर गोल्ड के साथ केमिकली रिएक्ट भी नहीं कर रहा है। अगर रिएक्ट करे तो पता चला कि सिल्वर बन गया, आयरन बन गया, निकल बन गया, कोबाल्ट बन गया, लो और मेटल की कॉस्ट कम हो गई, तो दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन भी नहीं होता है, यानी कि होमोजीनियस हुआ। इसी तरीके से अगर हम लोग सॉलिड का सॉलिड में एग्जाम्पल देखते हैं तो जितने भी एलॉय होते हैं, एलॉय किसको कहते हैं बेटा? दो या दो से अधिक मेटल या नॉन मेटल सब्सटेंसेस के मिक्सिंग से बनता है, ये सॉलिड फॉर्म में ही पाए जाते हैं। तो जितने भी एलॉय हैं ये सब सारे के सारे किसके मिक्सचर हैं? किसके एग्जांपल से बेटा? बोलो, सॉलिड का सॉलिड में मिक्सचर है। ठीक है ना, बात आ गई होगी समझ में। इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं कि लिक्विड इन सॉलिड, तो इसका क्या एग्जांपल है? आप जानते हो मरकरी मेटल है लेकिन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसको जब सोडियम के साथ मिक्स करते हैं तो सोडियम अमलगम बनता है। सोडियम सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, सॉल्वेंट हुआ। मरकरी लिक्विड फॉर्म में है, कंपेरेटिवली कम अमाउंट में होता है इसके, इसलिए इसको क्या कहेंगे? सॉल्यूट। तो मैंने लिखा है मरकरी इन सोडियम, सोडियम अमलगम लिखा हुआ है ना। या फिर एक दूसरा एग्जांपल हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? जैसे बरसात के समय में नमक में, कॉमन टेबल साल्ट में ह्यूमिडिटी आती है कि नहीं बेटा? तो आप देखो नमक सॉलिड फॉर्म में ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी मॉइस्चर कम अमाउंट में आता है, तो ये भी एग्जांपल है कि ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर इन सॉल्ट। फिर अगर हम लोग देखें गैस इन सॉलिड, इसका क्या एग्जांपल हुआ? आप जानते हो कि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस किया जाता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन एल्काइन का किस में कन्वर्ट करने के लिए? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो हाइड्रोजन गैस को प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल कैटालिस्ट के सरफेस पर या इनके प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करवाया जाता है। तो ये किसका एग्जांपल हुआ बेटा? गैस इन सॉलिड का। मैंने एग्जांपल लिखा है कि हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल कैटालिस्ट। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर बेटा एक बात और ध्यान देने की जरूरत है जो कॉम्पिटिटिव नीट और जेईई एडवांस के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो बेटा, जैसे अगर हम लोग देखें कि लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर, ये देखो बेटा, ये अगर हम लोग देखते हैं कि गैस का गैस में मिक्सचर, ये देखो बेटा, और इसी तरीके से सॉलिड का सॉलिड में मिक्सचर, ये देखो बेटा, मैंने रेड कलर के मार्कर से इसको क्या किया बेटा? सर्किल किया है, दिखाई दे रहा है ना। लिक्विड लिक्विड में घुला है, गैस गैस में घुला है, सॉलिड सॉलिड में घुला है, यानी कि सॉलिड और सॉल्वेंट, सॉलिड और सॉल्वेंट, सॉलिड और सॉल्वेंट, इनका फिजिकल स्टेट सेम है। तो ये क्या कहलाते हैं बेटा? ये रियलिटी में ये परफेक्टली हम लोग कह सकते हैं, परफेक्टली ट्रू सॉल्यूशन कहलाते हैं, परफेक्टली ट्रू सॉल्यूशन कहलाएंगे, परफेक्टली होमोजेनियस सॉल्यूशन कहलाते हैं। ये भी परफेक्टली ट्रू सॉल्यूशन कहलाएगा, ये भी परफेक्टली ट्रू सॉल्यूशन कहलाएगा। तो जब ये तीन ही जो ट्रू सॉल्यूशन है, तो मैं बाकी के जो यहाँ पे देखो, ये 2, 2, 4, 2, 6, ये क्या ट्रू सॉल्यूशन नहीं है क्या बेटा?
अगर हम इनकी बात करते हैं, इन दोनों की, इनकी बात करते हैं, इनकी बात करते हैं बेटा, तो ये वाले जो भी हैं ये कैसे हैं बेटा, इसको हम लोग कह सकते हैं नियरली ट्रू सॉल्यूशन कह सकते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली ट्रू सॉल्यूशन कहलाते हैं। रियलिटी में ये सभी, ये दो, ये दोनों यानी कि टोटल 6 ये क्या होते हैं, ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं। ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंशिएशन पाया जाता है, ठीक है ना। तो फिर इसको हम लोगों ने ट्रू सॉल्यूशन में क्यों रखा है, इसलिए रखा है बेटा क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी हेट्रोजीनियस होते हुए भी ट्रू सॉल्यूशन से मैच करती है बेटा, ठीक है ना। ये ट्रू सॉल्यूशन के जैसे ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं, सारी प्रॉपर्टी को शो करते हैं, इसलिए बाकी के 2, 2, 4, 2, 6 ये जो 6 कंपोनेंट हैं इनको हम लोगों ने क्या बोला बेटा, इनको मैंने बोला हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बोला, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टेबल आपको समझ में आ गया होगा। ये टेबल एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा, बार बार लिख कर जो आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको एक टॉपिक नोट में पढ़ाने जा रहा हूँ। नोट का भी टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कई बार आया हुआ है, नोट में मैं पढ़ाऊंगा, नोट में लिखूंगा बेटा, नोट के कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। हर्षित सर पॉज कर दीजिए। स्टूडेंट्स, मैंने बोर्ड पर यहाँ पर कुछ नोट के पॉइंट्स लिखे हैं और ये नोट के पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जर्मन सिल्वर की बात करते हैं तो जर्मन सिल्वर एलॉय है और ये 3 मेटल के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है, कॉपर, जिंक, निकल। ब्रॉन्ज की बात करते हैं तो कॉपर और जिंक के मिक्सिंग से बना होता है। ब्रोंज की बात करें तो कॉपर और टिन के मिक्सिंग से बना होता है। तो ये तीनों एग्जाम्पल एलॉय हैं और मैंने आपको पहले ही बताया था टेबल में अभी थोड़ी देर पहले कि जितने भी एलॉय होते हैं सभी होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाते हैं। और ये किस तरीके का होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा, सॉलिड इन सॉलिड, इसका जो इस तरीके का सॉलिड सॉल्यूशन होगा, सॉलिड का सॉलिड में मिक्सचर। और ये कैसा सॉल्यूशन होगा बेटा बोलो, ये सॉलिड सॉल्यूशन होगा। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी होमोजीनियस फेज में पाए जाते हैं। एक यहाँ पे मैं और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। ये देखिए बेटा, ये जो टिन है तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट एग्जाम में, जे एग्जाम में पूछा गया है कि किस मेटल को क्राइंग मेटल कहते हैं, क्राइंग एलिमेंट कहते हैं, क्राइंग मेटल कहते हैं। तो ये टिन है ना, ये टिन को क्या कहते हैं, इसको क्राइंग मेटल कहते हैं। क्यों क्राइंग मेटल कहते हैं, आपने परचून की दुकान पे देखा होगा जिसमें मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल रखा रहता है, कनेस्टर होता है बेटा, टिन का कंटेनर होता है। तो अगर उसको आप धीरे से भी उठाते हो ना तो बहुत आवाज़ करता है क्योंकि टिन मेटल का बना होता है। तो टिन में थोड़ा सा भी वाइब्रेशन होगा बहुत आवाज़ करता है, इसलिए इसको कॉमनली क्राइंग मेटल कहते हैं, टिन को क्राइंग मेटल कहते हैं। और ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, जीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, ये बात आप ध्यान रखना। फिर देखो बेटा, नोट का मैं आपको सेकंड पॉइंट बताने जा रहा हूँ। जैसे मेरे पास 2 कंपोनेंट हैं, एक है बेंजीन और दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। दोनों को मिक्स करके मैं बाइनरी सॉल्यूशन बना रहा हूँ, ठीक है ना। इनमें से कोई एक सॉल्यूट जो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाएगा, अधिक अमाउंट में पाया जाएगा वो सॉल्वेंट होगा, जो कंपेरेटिवली कम अमाउंट में पाया जाएगा उसको सॉल्यूट कहेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, मैं बोल देता हूँ कि किसी बाइनरी सॉल्यूशन में ये 60% बाई मास प्रेजेंट है तो ये कितना होगा, 40% बाई मास होगा। तो इसमें से सॉल्वेंट कौन होगा, सॉल्वेंट ये बेंजीन ही होगा क्योंकि ये अधिक अमाउंट में प्रेजेंट है। और सॉल्यूट कौन सा होगा बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा, ये सॉल्यूट होगा क्योंकि बेंजीन के कंपेयर में ये कम अमाउंट में प्रेजेंट है। आपको दिखाई दे रहा है ये कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है ना। अगर हम लोग रेशियो चेंज कर दें, जैसे ये 40% बाई मास हो जाए तब ये कितना होगा, ये 60% बाई मास होगा क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन है चाहे 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट, 5 कंपोनेंट से मिलकर बना हो, सबका सम 100% के इक्वल ही होता है बेटा, है ना। तो अगर ये 40% है, ये कम हो गया अब, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको सॉल्यूट बोलेंगे। और ये अधिक अमाउंट में है इसलिए इसको सॉल्वेंट बोल देंगे। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है,
अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये फॉलो हो रहा है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में जब पूछा जाए कि किसी बाइनरी सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट हैं और दोनों कंपोनेंट इक्वल परसेंटेज बाय मास प्रेजेंट हैं या 50% बाय मास प्रेजेंट है, क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा है, तो इसमें से सॉल्वेंट कौन सा होगा, सॉल्यूट कंपोनेंट कौन सा होगा, ये जेईई एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है ना। फिर से सुनिए, अगर क्वेश्चन ऐसे कह दे रहा है कि ये 50% बाय मास है और तब ये भी कितना होगा बेटा, बोलो 50% बाय मास होगा, तो ऐसी कंडीशन में इनमें से सॉल्वेंट कौन होगा, सॉल्यूट कौन सा होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सॉल्वेंट होगा, कौन सा सॉल्यूट होगा, या दोनों सॉल्वेंट कहलाएंगे या दोनों सॉल्यूट कहलाएंगे, या सॉल्वेंट और सॉल्यूट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो बेटा ऐसी कंडीशन में एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो होता है, और ये कब जो तक कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, ये कॉन्सेप्ट उस समय फॉलो होता है जब दोनों इक्वल परसेंटेज बाय मास प्रेजेंट हैं। देखना, व्हेन बोथ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट का मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट से है, प्रेजेंट इन इक्वल परसेंटेज बाय। आपको बोल रहा था कि अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें दोनों कंपोनेंट इक्वल परसेंटेज बाय मास प्रेजेंट है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मिक्सचर हुआ, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों 50% बाय मास 50% बाय मास प्रेजेंट है, तो इसमें से कौन सा सॉल्वेंट होगा, कौन सा सॉल्यूट होगा। तो ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। इस कंडीशन में एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा कि जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूल्स होता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल हैव लार्जर साइज या ग्रेटर साइज एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, ये माना जाता है। और जो मॉलिक्यूल का साइज होता है बेटा, ये मॉलिक्यूल का साइज डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है, मोलर मास, सब्सटेंस के मोलर मास पे डिपेंड करता है। यानी कि जिस मॉलिक्यूल का, जिस सब्सटेंस का मोलर मास अधिक होगा उसका साइज भी बड़ा होगा, और जिसका साइज बड़ा होगा बेटा वो क्या कहलाएगा, जिसका साइज अगर बड़ा हो गया तो वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। देखो क्या कहलाएगा बेटा, सॉल्यूट मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब जब ये परसेंटेज हुआ, और ये कंडीशन तब अप्लाई करेंगे जब दोनों इक्वल परसेंटेज बाय मास हो, तभी अप्लाई करेंगे, भूलना मत। अब अगर ऐसी कंडीशन में देखें तो इस बेंजीन के मॉलिक्यूल का मोलर मास कितना होता है, 78 ग्राम पर मोल हो गया। कैसे भाई, कार्बन के 6 एटम है तो 12 छक 72, 72। हाइड्रोजन के 6 एटम है तो 6 × 1 6, तो कितना होगा, 78 ग्राम पर मोल हो गया। अगर मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करता हूं तो कार्बन का 12 प्लस क्लोरीन का 4 एटम का 4 × 35.5 करेंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। ये देखो, ये 154 ग्राम पर मोल हो गया। तो क्या समझ में आ रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के मॉलिक्यूल का मोलर मास अधिक है। जब कार्बन टेट्राक्लोराइड के मॉलिक्यूल का मोलर मास अधिक है तो जाहिर सी बात है कि ये सॉल्यूट कहलाएगा और ये सॉल्वेंट कहलाएगा बेटा। तो क्या कंक्लूजन आया मेरे प्यारे बच्चों कि ये सॉल्यूट हो गया और ये क्या हो गया बेटा, बोलो, सॉल्वेंट हो गया। ठीक है ना, याद रखोगे, नहीं भूलोगे। जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, ध्यान देना। जैसे एथिल अल्कोहल है और वाटर का बाइनरी मिक्सचर है। अब अगर वाटर ज़्यादा अमाउंट में है तो ये सॉल्वेंट और ये सॉल्यूट कहलाएगा। अगर एथिल अल्कोहल ज़्यादा अमाउंट में है तो एथिल अल्कोहल सॉल्वेंट और वाटर क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। लेकिन अगर दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, 50% ये भी प्रेजेंट है, 50% ये भी प्रेजेंट है बेटा, तो ऐसी कंडीशन में जिसका मोलर मास अधिक होगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। तो एथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल का मोलर मास 46 ग्राम पर मोल होता है। वाटर के एक मॉलिक्यूल का कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल होता है। तो इसका मोलर मास अधिक है, इसलिए इसको हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे,
इसका मोलर मास कम है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे बेटा, सॉल्वेंट बोलेंगे। लेकिन ये एक कंडीशन याद रखना बेटा, जब क्वेश्चन में दिया हो कि दोनों इक्वल प्रोपोर्शन, इक्वल परसेंटेज या 50-50% बाय मास प्रेजेंट हैं, तभी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। तो आज मैंने आपको सॉल्यूशन में जितना पढ़ाया लेक्चर नंबर 2 में, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब आज मैं आपको साइंस फैक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। साइंस फैक्ट के बारे में 2 मिनट। बेटा आप जानते हो कि अगर वाटर है और वाटर में अगर किसी भी तरीके का सॉल्यूट मिला दिया जाए, जैसे वाटर मान लो सपोज करो कि 500 ग्राम है, और अगर उसमें मैं 10 ग्राम 20 ग्राम कोई भी सॉल्यूट मिला दूं, तो वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा ना। यही बात होगी कि नहीं, होगा ना। मैंने क्या बोला, किसी कंटेनर में मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में 500 ग्राम पानी भरा हुआ है बेटा। मैं 500 ग्राम क्यों कर रहा हूँ, 500 मिलीलीटर क्यों नहीं कर रहा हूँ बेटा, वॉल्यूम के टर्म में क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मास स्टैंडर्ड यूनिट होती है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है बेटा, इसलिए मैं वाटर को भी मास के टर्म में ले रहा हूँ। मान लीजिए कि इस कंटेनर में 500 ग्राम पानी भरा हुआ है, और अगर इसमें मैं 50 ग्राम कोई भी सॉल्यूट मिक्स कर दूँ, तो सॉल्यूट को मिक्स करने के बाद आप क्या देखोगे, इसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए कि नहीं, बढ़ेगा ना। क्यों, क्योंकि 500 ग्राम सीधे सीधे समझ में आ रहा है, 500 ग्राम और प्लस 50 ग्राम मिलके जो था कितना हो गया, 550 ग्राम, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ऐसा समझ में आ रहा है। लेकिन बेटा एक आपको अमेजिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ कि पानी में अगर सॉल्यूट NaCl है, कॉमन टेबल साल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, अगर मिला दूँ तो वॉल्यूम बढ़ने के बजाय वॉल्यूम कम हो जाता है बेटा, लगभग 2% वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वाटर और NaCl का मिक्सचर नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है बेटा। क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन याद रखना। और इसके पीछे फैक्ट ये माना जाता है कि जब केवल वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो डिसऑर्डर्ड वे में पाए जाते हैं, वो कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जब NaCl के मॉलिक्यूल कुछ इसमें डिसॉल्व कर देते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल ऑर्डर्ड वे में आ जाते हैं, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम कुछ कम हो जाता है बेटा। तो वाटर जब प्योर फॉर्म में होता है तो डिसऑर्डर्ड वे में होता है, और जब इसमें NaCl मिला देते हैं तो ये ऑर्डर्ड वे में आ जाता है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आ जाता है, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम अपने प्रीवियस वॉल्यूम के कंपेयर में लगभग 2%, लगभग 2% कम आ जाता है। ठीक है ना। अगर बेटा आपको मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल केम फन को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है ना। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मेरा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है। और आप मन से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, मेहनत कीजिए। थैंक यू फॉर टुडे।